सरकार बन जाती है सबकी, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बीएसपी की हो, अपना अपना देखते हैं, किसान को कोई नहीं देखता है। हम अपने लिए नेता चुनते हैं, हमारे पास एक नागनाथ होता है, एक सांपनाथ होता है। ये मठों से आने चाहिए, नेता तो मठों से आना चाहिए। अति गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, जांच करवा लें कि पैसा कहाँ से आता है, नेतृत्व तो कहाँ से आ रहा है हमारा। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए, वो कहाँ से आ रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वो कहाँ से आ रहे हैं। 700 किसानों के मरने के बाद भी किसानों को दर्द नहीं उनको सुनाई दिया, वो कहाँ से आ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और आज हम लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में बांदा ज़िले पहुंचे हैं। बांदा ज़िले की बांदा सीट, और बांदा सीट में एक गांव है बड़ोखर खुर्द। इस गांव में हम आए लोगों का मूड समझने के लिए, क्या मुद्दे हैं वो जानने के लिए, और लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते चले गए। बांदा ज़िला जो है उसमें 4 विधानसभा सीटें हैं और वो 4 की चारों सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती, या कहें बांदा ही नहीं सिर्फ पूरे बुंदेलखंड में बीजेपी एक तरफा 19 सीटें जीत ले गई। तो क्या है इस बार के मुद्दे, और क्या बीजेपी अपना वो गढ़ जो कभी बसपा का भी गढ़ रहा बचा पाएगी, या बसपा फाइट बैक कर रही है। समाजवादी पार्टी का क्या है, और लोगों के लोकल इश्यूज़ क्या हैं। यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं प्रकाश द्विवेदी, बीजेपी के विधायक हैं, इस बार फिर से चुनावी मैदान में इकलौते विधायक हैं जिनका टिकट रिपीट हुआ है। तो फिर हम यहाँ के हमको देखे तो लोग इकट्ठा हो गए। अब हम इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या हैं यहाँ के बेसिक मुद्दे और क्या है ज़रूरतें। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शिव नारायण सिंह है, बड़ोखर खुर्द का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं। तो कैसी चल रही किसानी? किसानी ठीक चल रही है। वो मिल जाए हम लोगों को, एमआरपी एमएसपी मिल जाए, उपज का लागत मूल्य सही मिलने लगे, उस वही हम लोगों के। हमें कोई भी सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें लागत का मूल्य चाहिए। जो हमारी लागत आ रही है किसानी में वो हमको मूल्य चाहिए। अगर वो मूल्य मिलने लगे हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। तो सरकार तो कह रही है कि हम 1.5 गुना दे रहे हैं। 1.5 गुना कैसे दे रही है? जुड़वा दीजिए, उस सरकार के ही आंकड़े ले लीजिए, सरकार के ही उठा के आंकड़े ले लीजिए और बता दीजिए कि कितने 40 रुपये कुंटल बढ़ाया, 700 कितना डीजल और खाद कितनी बढ़ गई, 5 किलो कट्टे में काट लिया, और उसे जुड़वा दे सरकार, अपने आंकड़े से जुड़वा दे कि कैसे दे दिए। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने एमएसपी सबसे ज्यादा दी। एमएसपी कैसे ज्यादा दी है? जुड़वाए तो 60 रुपए लीटर का डीजल, 100 रुपए में डीजल मिलने लगा। खाद कितने की मिल रही थी, 5 किलो उसमें कम कर दी, और कह रहे हैं कि हम ये कर दिया। और खरीद 40 रुपए कुंटल बढ़ाए, कुछ गेहूं 40 रुपए कुंटल, एमआरपी 40 रुपए बढ़ाई है। हमें A2+50 दे ना, एमएस वो क्या दे, अकाउंट दिए हैं ना, वो A2+50 का चाहिए हमें। लागत तो 1.5 गुना लागत मूल्य। ये तो केंद्र सरकार का मसला है। तो केंद्र का हो, चाहे सरकार तो बीजेपी की है ना, बीजेपी की सरकार है, उसी में तो ये भी तो जाएगा ना केंद्र में। अच्छा, हाँ। यहाँ के आपके लोकल मुद्दे क्या है? लोकल मुद्दे यही है कि हम लोगों को जो खेत, हम किसान हैं, ये आवारा जानवर हैं, आवारा जानवर की व्यवस्था हो जाए कायदे से कि ये आवारा जानवर न फिरें। और ये जो किसान परेशान रहता है, खाद में भीड़ मचती है, लाइनें लगती हैं, ये सही समय पर खाद मिलने लगे और पानी मिलने लगे, हम लोगों के वो मिल जाए, एमएसपी मिल जाए, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की। ये जो लोन बांट रहे हैं, ले क्रेडिट कार्ड में लो, ले क्रेडिट कार्ड में लोन ले लो। अरे क्या करना है हमको लोन? हमारी लागत का मूल्य दो, लागत का मूल्य दो, हम अपने आप आ जाएंगे ऊपर। तो कौन देगा, क्या लगता है? जो सरकार बने वो दे। तो किसका लग रहा है? अभी तक तो पिछले वर्ष मोदी या योगी थे। अब इस बार देखो त्रिकोणीय मुद्दा है, कौन जीतता है। जो बनेगी फिर उससे, जो सत्ता में आएगा उससे फिर मांग होगी। जो लाइट के लिए मुद्दा उठाया, बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा हुआ है, और पिछड़ा होने के बावजूद भी यहाँ 175 रुपये प्रति हार्स पावर लिया गया। जब हम लोगों ने ये मुद्दे उठाए तब वो जाके अब कह रही है, इस बार कह रही है कि हम आधा कर रहे हैं। अब देखिए आधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बातों में अब इनके क्या दम है। तो सरकार से खुश है या नाराज है? नहीं तो हम लोगों के अभी तो हमारे कोई मुद्दे मान ही नहीं रहे। नहीं मान रहे? कहीं मान रहे? अभी बिजली, अभी ये पहले इन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे किसानों के लिए। अब क्या किया? अब कह रहे हैं कि हम बिजली का बिल, ट्यूबवेलों का आधा कर देंगे। तो भरोसा है, उम्मीद है? हाँ देखो, अब जो सत्ता में आए, सरकार चाहे जो आए, अब इस बार कोई भी सरकार, विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि सरकार की नीतियां तो वही रहती हैं। विपक्ष मजबूत होता है तो कायदे से सरकार चलती है।
सर जनता की भी सुनी जाती है और नहीं अपने मनमाने ढंग से फिर चलते हैं लोग। तो क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ आपकी सीट पे जैसे कहते हैं बांदा जो है वो कभी बसपा का गढ़ रहा था, कभी बसपा यहाँ से जीतती थी। बीएसपी रही, सापा रही, सबको देखा इस बार। सपा तो आपकी ये बांदा वाली सीट कभी जीती नहीं। नहीं, सापा भी रहा है, सापा हाँ वो एक नहीं सापा भी रही सरकार में। हाँ। वो भी फुल बहुमत से रही, बीएसपी भी रही, बीजेपी को फिर भी बहुमत मिला पूरा। पर इसके अब ये सरकार अभी वो धान वाला मुद्दा आया, एक दिन कह रहे हैं कि टोकन व्यवस्था है, रात में फिर टोकन व्यवस्था खत्म कर देते हैं, फिर टोकन व्यवस्था लागू करते हैं। ये क्या है सरकार की गड़बड़ सड़बड़ है। एक बार जो लागू करें वो सिस्टम से लागू करें। किसान मंडी में पड़ा रहा, महीनों पड़ा रहा, धान सरकार की खरीद परेशान करते रहे किसानों को कि टोकन लाओ, टोकन लाने के बाद फिर टोकन व्यवस्था समाप्त हो गई, फिर चालू किया। ये क्या है? तो किसान की समस्या का निदान जो है क्या लगता है कौन कर पाएगा? चाहे जो सरकारें आए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जो सरकार के मुद्दे हल, किसानों के मुद्दे हल भी हों। तो वोट जो है विपक्ष को मजबूत करने के लिए होगा या सरकार बनाने के लिए? सरकार बनाने के लिए भी होगा, वो भी होगा, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं होता, मनमानी करते हैं लोग। तो यहाँ लड़ाई आप बताइए किसकी? यहाँ लड़ाई तो त्रिकोणी है, अभी जो देख निकल जाए त्रिकोणी है लड़ाई अभी। बीजेपी, प्रकाश द्विवेदी, बीएसपी और सपा दोनों। तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो है बीएसपी भी सपा से यहाँ पे मंजुला सिंह है, हाँ, मंजुला सिंह, विवेक सिंह की पत्नी, और बसपा से जो है धीरज ठाकुर है, धीरज राजपूत, और कांग्रेस से द्विवेदी जी हैं। नहीं, द्विवेदी जी नहीं, गुप्ता जी है ना, लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी। कोई कांग्रेस का नहीं है, कुछ नहीं। 12 तक तो कांग्रेस है। अरे जीती रही होगी जब जीती है। ये 3 है बस। समय दूसरा था, दौर दूसरा है। कैसे समय दौर क्या हो गया? जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे जो है, तब ये कांग्रेस का समय चल रहा था। अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी चल रही है। अब देखिए इस बार क्या होता है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह नाम है मेरा। तो कुलदीप जी क्या करते हैं? मैं तो किसानी करता हूँ। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर जो है हमें गांव में जो मिल रहे हैं वो किसान हमें समझ में आए, दिखे, और गांव थोड़ा सा और गांवों से ठीक लगा। यहाँ पे स्कूल है आपके गांव में, पंचायत के वो बने हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा भी है और प्राइमरी भी है, तालाब भी देखने को मिला। तो उसके बाद जो है आप लोगों की क्या मांग है? हमारे यहाँ देखिए, एक तो पहली चीज़ यहाँ पे एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, जो कि महिलाएं, लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको यहीं पे इंटर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये बात कई बार कही भी है। राजपाल जी आए थे यहाँ पे तो भी कहा था हमारे बड़े बुजुर्गों ने, तो इसमें अभी कोई काम नहीं हुआ है। ये मांग है शासन प्रशासन से कि एक इंटर कॉलेज बड़ोखर खुर्द के लिए मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा भविष्य के लिए। तो किसका जोर है? मतलब कौन इंटर कॉलेज बनवा के देगा आपको? अब तो हम तो सरकार से मांग करेंगे, जो भी सरकार आएगी उससे ही कहेंगे। कौन सी सरकार आ रही है? अब ये तो कहना मुश्किल है, निर्भर करेगी। अब ये देखिए तो 10 मार्च को निर्णय होगा कौन सी सरकार आई, फिर भी उससे मांग करेंगे। यहाँ आपके विधायक से अपने काम से खुश हैं? हाँ, विधायक जी ने काम कराया है, लोकप्रिय हैं, और देखिए उनका क्या होता है इस बार। टक्कर मिल रही है? हाँ, टक्कर मिल रही है उनको। किससे है? बसपा से ज़्यादा टक्कर है या सपा से? अभी तो कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि जो है अब देखिए तीनों की सीट में टक्कर है। आप क्या कह रहे थे? इस समय त्रिकोणी चल रही है। पहले बता दीजिए अपना। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। हाँ। ये बड़ोखर के रहने वाले। तो ऐसा आप यहाँ पे आप भी किसान हैं? जी, किसान। तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि बसपा के साथ जो उसका पुराना वोटर था वो आ गया वापस, और बसपा ने इस बार यहाँ राजपूत को टिकट दे दिया, तो राजपूत जो वोटर हैं उनका थोड़ा रुझान उधर है, ऐसा है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन कुछ बीएसपी का वोटर जो है वो भाजपा खींच ले गई है। तो यहाँ पे जो मान के चले बसपा और सपा त्रिकोणी चल रहा है इस समय। कोई भी जीत सकता है, कोई किसी से आगे भी हो सकता है। 20 कौन है? ये मान के चलिए 18, 19, 20 कोई नहीं है, सब 19, 20 मानिए। कोई 19, 20 ना बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, जो खुद बता दीजिए। अरे ये जब वोटर को खुद नहीं पता कि वो किसको वो कर रहा है तो क्या बता दें। अच्छा, बता ही नहीं सिर्फ कोई जीत सकता है। खेती कैसी चल रही है? खेती ठीक ठाक बढ़िया चल रही है।
इस साल यहाँ पे तो ओले ओले नहीं गिरे, लेकिन काफ़ी जगह नुकसान हुआ है। अच्छा जी। और 5 साल का कामकाज कैसा रहा? किसका? सरकार का? हाँ, सरकार का 5 साल का कामकाज कैसा? वो भी ये मान के चलिए ठीक ठाक रहा। अब जैसे ये बाईपास है, बसपा सरकार में आया था, अभी तक चालू नहीं हुआ, 14 साल हो गए, काम रुका रहा अभी। तो क्या बुंदेलखंड और बांदा के लोग बहन जी को मिस करते हैं क्या? बहन जी को मिस नहीं करते, विकास को मिस करते हैं। कोई विकास करे बस बहन जी। और ये तो कहते हैं कि विकास किया, बहुत विकास कर दिया हमने, बीजेपी सरकार के यही नारा ही है। और तो विकास कहाँ कर दिया बताइए? किया आप बताएंगे ना, कहाँ किया बताइए? हम ही पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ किया, कहाँ किया ये बताइए पहले। अब वो 14 साल से बाईपास भी रुका है और उसका सर्किल रेट भी 6 साल से बंद किए हैं। 6 साल से सर्किल रेट जो बंद किए हैं तो बताइए रुकिए बस। भाई ये बांदा से बाईपास जो निकला था, ये तो उसका सर्किल रेट 6 साल से बंद किए हैं। अब जो किसानों को मुआवजा मिलेगा तो 6 साल पहले ले लें तो वही मिलेगा, 6 साल बाद लें तो वही मिलेगा, या 6 साल बाद भी लेंगे तब भी वही मिलेगा। क्या मतलब है? हर चीज़ की तो मजदूरी बढ़ती है ना, तो सर्किल रेट क्यों रुका है? तो किससे उम्मीद है कि जो ये काम सारे आपके हो जाएंगे बुंदेलखंड में? हमें तो ये है कि जो सरकार आएगी उसी से मांग करेंगे। अब हमारी जो बात माने वही, नहीं मानेगा सरकार पलट देंगे। वो का पलट देंगे हैं? और नहीं क्या पलटेंगे? नहीं क्या करेंगे बताइए? देखिए सरकार पलट देंगे। अरे सरकार वोट से पलट देंगे और क्या करेंगे? हमारा मेन मुद्दा है कि वोट देंगे जिसको वही पलटेंगे। अब वो तो जनता के हाथ में है सब। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार है, तो सब कुछ जनता के हाथ में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलेश है। नीलेश, क्या करते हैं नीलेश? बेरोजगार हैं। बेरोजगार है? हाँ। तो क्या समस्या आपकी, क्या मांग है? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए? हाँ। तो कौन रोजगार देगा? सपा देगी। सपा? सपा देगी। 5 साल बाबा जी को देख लिया, कुछ नहीं मिला। हाँ। डंडों के अलावा कुछ नहीं मिला। डंडे मिले? डंडे मिले। लखनऊ गए थे क्या धरना देने? धरना दिया। संविदा कर्मी है हम लोग। किसमें है? शिक्षा विभाग में। तो धरना दिए तो लाठी वाठी पड़ी? लाठी पड़ी जितने बार। अरे पता लगी है? हाँ। हल्दी प्याज लगाना पड़ा। वादा किया था राजनाथ सिंह जी ने, अधिकार दिलाओ रैली की थी लखनऊ में, हम लोग सब लोग गए थे, पूरा समर्थन दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार आई। हम लोग 54 बार मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोरखपुर के हैं, वो 54 बार लगातार बाबा जी से मिले, बाबा जी ने एक भी बार नहीं सुनी। तो यहाँ के विधायक का काम कैसा है? विधायक का काम एवरेज है। काम किया उन्होंने, काम किया, विधायक जी ने काम किया है। ये अपने आप में अद्भुत मामला है कि अब तक जहाँ हम लोग जाते हैं लोग कहते हैं विधायक से नाराज हैं, सरकार से खुश हैं। आप कह रहे हैं कि विधायक ने अच्छा काम किया है, विधायक ने काम किया और सरकार से नाराज है। सरकार से नाराज। तो क्या मांगे अब जो आपकी आने वाली सरकार होगी उससे आप क्या चाहते हैं कि आपका काम है? हमको स्थायी रोजगार मिले, हमारे किसान भाइयों को खेत खेत में पानी मिले, समय से खाद मिले, बिजली मिले जिससे सिंचाई हो सके और फसल का उचित मूल्य मिले। बिजली तो जो है कहते हैं इस सरकार में बिजली ज़्यादा मिली है पहले के मुकाबले। थोड़ा बहुत, ये तो मानते हैं। हाँ थोड़ा बहुत। और कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था भी कुछ हद तक ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जो सपा सरकार थी ये 12 में, तो आपने बता रहे थे 17 में आप लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया। 17 में। तो आप कह रहे हैं सपा सरकार आ जाएगी। सपा सरकार में तो आरोप लगता है कि आ जाएंगे तो परिवारवाद चलता है, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है, और भाई भतीजावाद होता है, गुंडई बढ़ जाती है, ऐसा बीजेपी आरोप। ऐसा तो सभी पार्टी में हो रहा है। क्या बीजेपी ने परिवार वालों को टिकट नहीं दिया? हाँ। किसको? राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनको टिकट मिला, और कई नेता हैं। अभी उनकी एक सांसद हैं इलाहाबाद से, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, बहुत फड़फड़ा रही थी। हाँ जानते हैं? जानते हैं। क्या हुआ फिर? कहाँ मिला टिकट? बेचारी अपने अंदर की टीस रह कर शांत हो गई। वो तो ये कहती हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हमारे बेटों को टिकट दे दीजिए। हाँ। तो इस बार आप कह रहे हैं कि सपा का आप ज़्यादा जोर है। ठीक कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो है सपा का जोर है। नहीं है, दोनों का है, भाजपा के भी है, सपा का भी है, दोनों का है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अमर सिंह।
अमर सिंह जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो आपका खेती कैसी चल रही है? नहीं, खेती तो ठीक है, इस समय नुकसान काफ़ी हुआ बारिश की वजह से। बारिश की वजह से? और दीमक भी बहुत ज़्यादा लग रही है खेतों में। हाँ, फसल में नुकसान तो है ही है। हाँ, तो क्या लेके आए भैया आप? बेर है। कहाँ से ले आए? हैं? किसान है, हमने भी लेके आए। अच्छा, तो ये आपके अपने खुद के खेत से बेर है? आपका क्या नाम है? मुलायम दुबे। दुबे जी, कैसी खेती चल रही है? खेती बढ़िया चल रही। बढ़िया है। कैसा रहा सरकार का काम 5 साल? बढ़िया काम रहा है सरकार का। कोई खराब काम नहीं रहा, बढ़िया काम कहा, जो उन्होंने सोचा वो अपना काम किया। इस बार जो कि सरकार ने ठीक काम की सफा। देखिए, सारी सरकारों का काम वही रहता है। हाँ, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और सारी सरकारें अपने अपने हिसाब से काम अच्छा ही करने की कोशिश करती हैं। मायावती के लिए इस बार कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में जो है बसपा की सरकार में जो है बसपा का यहाँ जोर था, तो बसपा वापसी कर रही है, ऐसा है क्या? ये तो अपना अपना मानना है, लोग अपनी अपनी गणित लगा रहे हैं, किसकी वापसी नहीं। ये तो खोलने के बाद पता चलेगा कौन आ रही है कौन नहीं आ रही है। तो अपने अपने लोग हैं, अपने अपनी मतें हैं, अपना अपना सोचना है। जो उसके समर्थक हैं उनको सोचते हैं, जो बीजेपी के समर्थक है बीजेपी को सोचते हैं। आप बताइए, इस वाली सीट पे किसका जोर है? किस वाली भी? ये आपकी बांदा वाली सीट पे। अब इसमें सारे लोग अपना अपना कह रहे हैं। कोई कह रहा है प्रकाश द्विवेदी जी निकल रहे हैं, कोई कह रहा है उन कांग्रेस की आ रही, कोई कह रहा है बीएसपी फिर आ रही है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है कि मुझे लगता है कि यहाँ से प्रकाश द्विवेदी फिर आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं। आंटी चाची आप बहुत ध्यान से सुन रही हैं। इंटरेस्ट रहता है आपका? राजा आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, अच्छा, आप भैया थोड़ा आप जो शर्मा रही हैं जो है कि आप थोड़ा सा हट जाइए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूला देवी है। फूला देवी जी। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते, यही अपना किसानी समाज सेवा है। क्या है? समाज सेवा भी करती हैं, किसानी भी? कैसी चल रही किसानी? किसानी में तो चलिए हम खेत पे चल के दिखाएं कि उसमें 5 दाने नहीं हैं। 2800 का कुंटल, मतलब जितना लागत लगी 28,000 लागत लगाई है, उसमें 5 रुपए नहीं निकलना है। पूरी मसूर सड़ गई है। क्यों? पानी बरस गया है, पानी निकलने की कहीं से गुंजाइश नहीं थी। तो अब उसके बाद अब उपाय क्या है? उपाय कुछ नहीं है। अब कौन सा उपाय? बीमा तो बीमा है, लेकिन बीमा मिलता नहीं है। बीमा मिलता नहीं है। आज तक बीमा नहीं मिला। और जो हम पैसा लिए हैं उसको भी बार बार प्रेशर किया जाता है कि पैसा जमा करो। किसान आदमी कहाँ से जमा करे पैसा? तो क्या मांग है आप? बैंक वाले परेशान करें। मान लीजिए कि आपको जो है जो सरकार वाले सुने देख रहे हैं, तो आपकी उनसे क्या मांग? हमारी ये मांग है कि चाहे जो सरकार हो, सरकारों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरकार किसान की नहीं सुनती है। सरकार बन जाती है सबकी, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बीएसपी की हो, अपना अपना देखते हैं, किसान को कोई नहीं देखता है। अच्छा, तो मोदी जी और योगी जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार किसानों की सरकार। ये बताइए, किसानों की सरकार है। 8 दिन से मंडी में पड़े हुए हैं धान लिए। अब बताइए, वहाँ अगर हम 200 रुपये कुंटल का कमीशन दे दें तो अभी तत्काल तौल हो जाएगी। क्यों नहीं तौल रहे हैं? बताइए, जाइए मोदी जी देखें, अखिलेश देखें और विधायक देखें ना जाकर कि मंडी में क्या धांधा गलती हो रही है। कैसे मंडी में क्या होता है बताइए, जरा पूरा बताइए। मंडी में कमीशन, अगर जो कोई कमीशन दे देता है उसका तुरंत तौल जाता है। अगर कमीशन नहीं है तो पड़े रहो, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। कौन लेता है कमीशन? लेते हैं जो तुम तौलते हैं। कौन लेता है कमीशन? केंद्र वाले, खरीद केंद्र, कर्मचारी हैं। कुछ नहीं, कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देंगे। अगर कमीशन दे दो तो चाहे तुम्हारे माटी हो, चाहे कूड़ा हो, और चाहे बिल्कुल साफ धान हो, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। अगर कमीशन नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि हमारी सरकार में बीजेपी सरकार आ गई तो भ्रष्टाचार नहीं है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, ये ना कोई कहे। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं। चाहे जिस जगह में जाओ, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जाओ, चाहे जिस जगह में जाओ, हर जगह में भ्रष्टाचार है। सरेआम अस्पतालों में लूटामारी हो रही है। सरेआम बच्चा पैदा हुआ, अगर 11 से नहीं दिया, 25 से नहीं दिया, 21 से नहीं दिया, तो वहाँ भी कोई सुनाई नहीं है। नहीं तो ये
आप जो किसान और ये अस्पताल वाला बता रहे हैं, तो इसकी शिकायत आप लोग नहीं करते? काश किससे शिकायत करें? आज हम शिकायत कर देंगे, कल इतना पैसा है आदमी के पास में, पैसा देकर बेहाल हो जाएगा, कल हम अस्पताल जाएंगे, हमारी कोई सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुनेगा। एक आदमी के पास कितना किसान मर गया बताइए, किसी ने सुना? कितना किसान मर गया, उसको क्या मिला किसान? कहाँ किसान आंदोलन? हाँ जी, आंदोलन? हाँ आंदोलन में हम टीवी में खूब देखते रहे, बराबर देखते रहे। देखती थी जी। क्या हुआ? किसान आंदोलन किए बैठे रहे, लाठी मार मार के पुलिस लाठी चार्ज किया, कितने किसान हाँ मर गए भूखों। किसान सुनवाई नहीं हुई है। तो किससे उम्मीद है किसान को? अरे उम्मीद तो किससे है, यही है कि जो कोई इस तरह का भ्रष्टाचार न करे, वही किसान वही आ जाए हमारे लिए। हम ये नहीं कहते कि कौन आ जाए, हम ये तो किसी से तो लगता होगा ना कि हाँ भाई ये आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। यह हम तो कहते हैं कि जो साफ स्वच्छ नेता हो उसको चुनिए, अपने मन का वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक हम तो कहते हैं कि विधायक तो आ जाए प्रकाश द्विवेदी, सबसे अच्छा हम कहते हैं, लेकिन प्रकाश द्विवेदी भरे इससे थोड़ा हो जाना है कुछ, जब यहाँ से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। योगी से मतलब है केवल। हाँ तो यहाँ पे प्रकाश द्विवेदी का अच्छा काम है। हाँ उसने तो काम किया है, हम झूठ नहीं कहेंगे। गांव-गांव में हर जगह में उसने जो उसका काम था उसने किया है। तो जो आप बता रहे हैं कि खरीद केंद्र पे पैसा लेते हैं और तो इसकी शिकायत आप विधायक जी से करिए। अब विधायक जी हमें मिले तब तो हम विधायक जी से करें, किससे जाएं करें बताइए? हम महिला हैं, किससे शिकायत करें? आप अच्छा करना है, लाइए मैं अभी चलिए, तत्काल चलिए, खैरादा में लिवा के चले रही हूँ कि किस दिन से कितने टिकटर खड़े हुए हैं वहाँ। चलिए बताइए, किराए का टिकटर है, जितने के धान नहीं है उससे ज़्यादा किराया लग जाना है। अब पड़े हैं, अब छाड़ के चले आए, भूखे हैं, कौन खाना लेके जाए उन्हें? तो ये प्रियंका जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आप लड़ लीजिए। अरे तो देखिए, एक महिला के सक्षम होने से कुछ नहीं होना, जब 10 नहीं होगा ना। अगर एक लकड़ी है तुरंत टूट जाएगी, अगर गट्ठा लेके तुम तोड़ो तो नहीं टूटेगी ना। तो एक इसको कहेंगे हम नहीं जाएंगे, भैया हमें मारा देगा, उसको कहेंगे हम नहीं जाएंगे, हम पार्टी वाले हैं। जो ही कोई पार्टी चिल्लाता है, ये कोई नहीं देखता कि अच्छा नेता चुनो। अच्छा जी, तो कौन अच्छा नेता है आपको, जो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे अच्छा नेता कौन लगता है? अरे सबसे अच्छा तो सबसे पहले तो कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस से अच्छी तो कोई सरकार ही नहीं थी। लेकिन अब कांग्रेस को लाएगा कौन यहाँ? कांग्रेस की तो बननी ही नहीं है ना। पहले तो कांग्रेस जीती है, 12 तक जीती थी, विवेक सिंह थे जीतते थे। हाँ पहले जीती थी, कांग्रेस सरकार अच्छी थी। हाँ सबसे पहले जब शुरू में थी तो सबसे अच्छी कांग्रेस थी। तो कांग्रेस को क्यों नहीं लाएगा? जब यहाँ आदमी के पास में वो नेता आएगा उसको चुनेंगे, वो नेता आएगा उसको चुनेंगे। अपना है गठबंधन ना, एकजुट होकर के कोई नहीं देखता ना। और योगी जी काम कैसा रहा? योगी जी का काम ठीक है, लेकिन योगी को थोड़ा इतना देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। योगी तक पहुँचाएगा कौन, ये बताइए पहले। आपको विधायक हैं? विधायक किस लिए चुनता है? चुनता जरूर है, लेकिन विधायक किसकी बात को लेके जाएगा ना। सबको तो कमीशन मिलना है, उसमें एक को थोड़ा मिलता है कमीशन, नीचे से लगा कर के ऊपर तक कमीशन है हर चीज़ में। और जैसे आप कह रही थी कि कमीशन है, आपके एक तो हो गया आपका किसानी का मुद्दा, कमीशन जो है यहाँ भी आवारा पशुओं की समस्या है जी। अब है काहे नहीं, अभी 10 दिन के लिए कल परसों तो फिर काफ़ी छूट गए। अभी हाल 2 महीने से नहीं दिखे हैं, बेच दिए गए थे, लेकिन कल परसों छोड़ दिए गए हैं। और आप बता रहे हैं समाज सेवा भी करती हैं, तो किस तरह की समाज सेवा है? समाज सेवा है, यही समाज सेवा है। किसी को दुख हुआ, कुछ को कोई तकलीफ है, अगर तुम लेके जाओ तो ये सबसे ज़्यादा समाज सेवा में ये परेशानी है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। फ्री की समाज सेवा लेकर के तुम जाओ। आप कौन हैं? आप एक दवा करो, हमें उनसे बात कर लेने दीजिए, हमें उनसे बात कर लेने दीजिए, आप हट जाइए। ये है। अभी एक यहाँ का था, बाबा तालाब का था केस। बाबा तालाब गुलाब प्रधान की बहू थी, उसके पेट का बच्चा मर गया। अब ये उन्होंने ये सोचा कि बच्चा निकलवाया जाए। अब यहाँ तो उनको पैसा चाहिए। जब कहाँ ले गए, हम मेडिकल ले गए। सुशील डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है। हमने जब वहाँ गए, कहा कुछ नहीं, अभी आज सकारे कल तक इसकी जांचें होंगी। हमने कहा जांचें होंगी, तो हमने कहा जब तक इसका क्या होगा महिला का, कहन कुछ नहीं। जब डॉक्टर साहब पहुँचे, डॉक्टर साहब का मैंने फ़ोन लगाया, डॉक्टर साहब आइए थोड़ा मरीज़ देख लीजिए। डॉक्टर साहब पहुँचे, उन्होंने दवा दे दी, बच्चा निकल गया। अंत में उन्होंने कहा कि अभी इसकी सफाई बकाया, जो एक लेडीज महिला थी, पैसे दीजिए। इतना परेशान हुए, अंत में उन लोगों ने जब तक पैसे नहीं दिए तब तक उस महिला को छुआ नहीं।
अब बच्चा जबकि निकल गया कुछ नहीं था, लेकिन आदमी की इतनी हवा भर दिए थे स्वास्थ्य कर्मचारी। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। क्या चाचा ठीक कह रही हैं आंटी? हम तो अभी आए हैं, हम सुन नहीं पाए क्या क्या कहा। सुन नहीं पाए? हम अभी खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? कंदीलाल दुबे। कंदीलाल दुबे जी। तो दुबे जी क्या करते हैं आप? हम तो कृषि कार्य करते हैं, किसानी। क्या? खेती का कार्य, कृषि कार्य। कृषि कार्य। कैसी चल रही खेती? खेती ठीक चल रही है जो है तो बढ़िया है, तो बढ़िया चल रही है। हाँ। तो आप लोग के यहाँ सुने कि इधर ऑर्गेनिक खेती बहुत होती है? हाँ होती है। आप भी करते हैं? नहीं, हम तो ऑर्गेनिक भी करते हैं और जिस तरह सब कोई करता है वही करते हैं हम भी। तो क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? मान लिया आपका जो विधायक बनेगा, जो सरकार बने, उससे क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि देखिए देश का विकास हो, गांव का विकास हो। कृषि कार्य में जैसे किसानों को जरूरत हो अच्छे रेट पे मिले, किसानों को अपने मूल का पैसा वो मतलब अपनी फसल का मुआवजा उचित मूल्य मिले, खाद वाद के दाम कम हो। खाद के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, तो खाद के दाम कम हो। डीजल ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, डीजल बहुत महंगा है, तो उसमें किसान नुकसान में ही रहता है, उसका पैसा वहीं का वहीं लग जाता है। जो पैदा करता है वो कृषि कार्य में ही उसका खपत हो जाता है। तो किससे उम्मीद है? उससे उम्मीद तो हमें देखिए मोदी सरकार से कुछ अच्छी दिख रही है। मोदी जी से? जी हाँ। योगी जी से? जी हाँ, योगी जी से, मोदी जी से। अभी तो हमारी समझ क्या अच्छा है? अच्छा ये है कि इनके उसमें अब ज्यादा वो नहीं है। क्या? भर्रोबाजी नहीं है ज्यादा। क्या नहीं है? भर्रोबाजी ज्यादा नहीं है। भर्रोबाजी क्या होता है? अच्छी सरकार चल रही है उनकी। भर्रोबाजी होता है? दादा कर दी, दादा कर दी, धांधा कर दी। अच्छा, हाँ, धांधली। ये कह रही थी कि इतना धांधली होती है, जाते हैं इतना पैसा लेते हैं और सारा भी ये बता तो रही थी। तो अब ये तो घटना जिनके साथ हुई होगी, वो हमारे साथ नहीं ऐसा हुआ, तो हम अपना बात हमने बताई तो है कि आज 4 दिन से पहले देखिए धान का मूल्य समर्थन मूल्य सही नहीं मिलता। अब खरीदारी तौल के लिए बता रहे हैं कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं खरीदारी में। ये सही बात है उनकी, ये बात सही है कि आप अभी के भर्रो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। हाँ, ये बात तो सही है। पलट गए अपनी। यहाँ के अधिकारी लोग ऐसा करते हैं। अब मोदी थोड़ा करते हैं कि वो आएंगे धान की गाड़ियाँ। पुजारी तो मंदिर से मतलब रखते थे, ज्यादा गांवदारी से मतलब नहीं रखते हैं। ये पुजारी जी हैं मंदिर के, हनुमान जी के मंदिर के, तो उनको गांवदारी से ज्यादा लेना देना है नहीं। साफ सुथरे आदमी है अपना, तो उनको ज्यादा राजनीति से ज्यादा लेना देना नहीं है, तो अपना। लेकिन समझ तो बड़ी अच्छी राजनीति की। तो समझ तो अब पुजारी होंगे तो समझ तो अच्छी होगी भाई। 50 लोगों से मिलना जुलना रहता है उनका। अब देखिए फिर इसमें तो ऐसा है कि मोदी जी थोड़ा आएंगे गाड़ियाँ हटवाने। अधिकारी करते हैं, सही बात है कि धान की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं महीनों, है नहीं 10-10 दिन में कहीं नंबर आता है, मूल्य सही नहीं मिलता, समर्थन मूल्य। ये तो है, उनकी बात ये सही है। सही कह रहे हैं। तो सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि किसानों को सही मूल्य मिले फसल का और सुविधाएं और मिले। किसका यहाँ पे टक्कर किसकी है? टक्कर एक तरफा है मामला। अब देखिए ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, 10 तारीख के बाद। लेकिन हमारी समझ में तो देखिए हम भाजपा को कह रहे हैं कि भाजपा चल रही है। और बहुत सारे तो यहाँ पे जो है हमको दिख रहे हैं झंडे, बहुत समाजवादी पार्टी के भी लगे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा है, भाजपा है। हाँ, प्रकाश द्विवेदी जीतेंगे। प्रकाश द्विवेदी, उनका जोर है। हाँ, काम किए हैं? काम किए हैं। क्या क्या काम किए? उनका 4 काम बताइए जो। देखिए हमने जिस काम के लिए कहा होगा, सड़कें बनवाई हैं, नाले बनवाए हैं, बारात घर बनवाया है। यहाँ पे हमारे गांव में बारात घर नहीं था। और हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र उन्हीं का बनवाया है। काफ़ी काम किए हैं उन्होंने। और फिर ज़्यादा हमें पता नहीं रहते हम, क्योंकि कम एक नहीं, बारात घर और आंगनवाड़ी केंद्र उन्हीं का बनवाया है। एक मुद्दा मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ गांव में 107-16 चलाया गया है। पुलिस रिकॉर्ड नहीं देखती है यहाँ की कौन कैसा आदमी है, कौन कैसा आदमी है। बगैर रिकॉर्ड उठाए एक तरफ से चूल्हा न्यूता भेज देती गाँव में।
हाँ जिनका अरे 107-16 का तुम हमें मुलजिम कैसे बना रहे हो, कहे मुद्दा ठोके पड़े हो किस चीज में? अरे 107-16 ये चुनाव के उसमें भाई हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है अगर कोतवाली में, और हमारा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनका कुछ है ही नहीं कोतवाली में, जिनके रिकॉर्ड हो उनका भेजना चाहिए, कि हर आदमी का भेज देना चाहिए। जब दंगा फसाद करते हैं एक तो हमारे गांव में होता ही नहीं है, और फिर 4 लिस्ट गांव में ठोके पड़े हैं। ये क्या है? ये उन लोगों का रिकॉर्ड उनके पास है, वो खुद देख के ना भेजें जो कुछ जैसा हो, और सबका 107-16 में ठोके पड़े हैं नोट, एक जाके कराओ जमानत। तो ये जो है ऐसा जो पुलिस चुनाव के वक्त जो वेरीफाई करती है और वो सब करती है उसमें हुआ है। हाँ उसमें हुआ है, हमें पहचान तक नहीं है यहाँ का ऐसा ही, और 107-16 में ठोके पड़ो है। अच्छा हाँ का मतलब हम कौन से काय करे हैं? हमारा रिकॉर्ड देख लिए ना उठा के कोतवाली में, और आदमी का गाँव मत जीतते। इनाउन का है बोल यहाँ का इनाउन पूछा है, इनाउन का है एक नहीं, एक बार हो गया, दोबारा कल फिर आ गया, चौथी बार आया है, चौथी बार आया होगा, मगर दूसरे बार हमारे घर पहुंच गए कल फिर। अब बताइए कई बार वो जमानत करावे जाके आदमी। तो ये ऐसा कहा जा रहा था कि पुलिसिंग व्यवस्था जो है इस सरकार में बड़ी अच्छी हो गई। इससे मतलब ही नहीं है ना पुलिसिंग की व्यवस्था की। मतलब ये कैसे चला रहे, कैसे चला देते हैं 107-16? अरे उनका रिकॉर्ड देख लीजिए ना कोतवाली में, कि हमारा रिकॉर्ड खराब हो तो हमारे एक बार नहीं 10 बार 107-16 में भेज दिया। रिकॉर्ड वहाँ है नहीं है कुछ, हम लोगों का भेज दिया। हमें अपनी खेती करते हैं, एक बार वहाँ जमानत कराने जाएं। तो इसका क्या निदान है? निदान है कि पुलिस रिकॉर्ड देखे, जो अपराधी किस्म के हो, जो हो उनका रिकॉर्ड खराब हो, उनको भेज उनके 107-16 चलाए। सबको एक गांव में एक कंध झोंके पड़े हैं। शांति भंग करना, जो लोग पहले इतिहास में जो अपराधिक हों उनको वो चिन्हित करके उनके उसमें भेजें, और इनसे कोई मतलब नहीं है। किसी ने बता दिया नाम, पूरे गांव का गांव रगड़ देते हैं। अच्छा हाँ 50 आदमी का नाम भेज देते हैं। लगाओ थोड़े से लगाओ कैमरा, नहीं उनका है नहीं बोल ना। तो अच्छा एक बात बताइए, बांदा आता आदमी जब उसके दिमाग में थोड़ा सा पुराना वाला सब आता है कि पहले इधर डाकू होते थे, डकैत होते थे, तो ये सब आप लोगों ने देखा था क्या उधर? हमारे क्षेत्र में कभी नहीं रहा, चित्रकूट क्षेत्र में होता रहा है। हमारे क्षेत्र में हम बांदा सदर से लगे हुए, हमारे यहाँ ये कहीं ये नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ। हाँ। अब पानी की समस्या जो कहा जाता था कि पानी ना हमारे क्षेत्र में यहाँ पे पानी कमी है। चित्रकूट पाठा क्षेत्र है, वहाँ कमी है। हाँ पाठा वाले इलाके में जो है, हाँ पाठा वाले इलाके, हमारे यहाँ नहीं पानी कमी। हाँ एक काम हुआ कि बांदा सप्लाई जिस दिन से हमारे यहाँ से जो एक मैनुअल होता है कि यहाँ से इतने दूर पर मीटर पर ट्यूबवेल लगेंगे बांदा सप्लाई के, वो पास लगा दिए गए हैं। तो हम लोगों के गांव का वाटर लेवल नीचे खिसक गया है। वो वाटर लेवल हम लोगों को यहाँ खिसका है, जो रात दिन शहर की सप्लाई देते हैं। एक मैनुअल होता है कि 300 मीटर में 400 मीटर में एक ट्यूबवेल लगेगा सरकारी, यहाँ पास लगा दिए गए हैं। तो शहर में पानी जाता है तो हमारे यहाँ का वाटर लेवल नीचे चला गया है। अच्छा ये गांव जो है बड़ोखर खुर्द, यहाँ के किसान बहुत फेमस हैं, प्रेम सिंह जी, वो भी अभी हमें नज़र आए थे। प्रेम सिंह जी, तो इन्होंने ऑर्गेनिक खेती की और उससे जो है इन्होंने ऐसी फसलें पैदा की जो मील का पत्थर साबित हुई। हम आपके बारे में बता रहे थे कि गांव में आपको लोग बहुत जानते हैं, और आप गांव ही नहीं आसपास के कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो बताइए कैसे किया आपने जो किसानी वाला आपका? किसानी जैसे सब ने शुरू की वैसे हमने भी शुरू की। तो करते करते 2-3 साल में ये अनुभव हुआ कि हम जिस तरह से खेती कर रहे हैं उस तरह से हमारे पास कुछ रुक नहीं रहा है। 2 साल हम डायरियाँ लिखते थे। 1987 में खेती शुरू की थी हमने, तो 89 आते आते हमने अपनी डायरियाँ पुरानी देखी। तो डायरियों में ये समझ में आया कि जो हमारी आमदनी हुई थी 2 साल में, उनमें अधिकांश हिस्सा हमारा DAP खरीदने, यूरिया खरीदने में गया, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में गया, बिजली के बिल में गया, बैंक की ब्याज में गया, और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ों में गया। और हमारे पास कुल साल भर में 30-40 हज़ार बचा। 2 लाख का बेचते थे साल में, और सब DAP वालों को ये इन सब को चला जाता था। तो 30-40 हज़ार बचा। अब 4 भाइयों का हमारा परिवार था, तो पूरे नहीं पड़ता था हर साल। और
कुछ ना कुछ कर्जे में चले जाते थे। तो हर साल हमारा कर्जा बढ़ता जाता था। तो 89 में निर्णय लिया कि या तो हम खेती छोड़ दें या तो कोई तरीका बदलें। तो फिर तरीके के ऊपर काम किया। तो बागवानी की, फ्लोरिकल्चर किया, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और ये सब करते गए। धीरे 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 एक दिन में नहीं हुआ, ये 4-5 साल तक लगे रहे। 1992 और 95 तक आते आते हम इस स्थिति में आ गए कि जो हमारे घर के खर्चे भी चलने लगे और खेती की लागत भी निकलने लगी, कुछ बचत भी होने लगी और तब से वो लगातार चला आ रहा है। तो आप यूरिया और इधर के कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करते? कोई भी नहीं। हम अपनी ना खाद का इस्तेमाल करते हैं ना बीज का करते हैं। पानी भी हमारा पूरा, एनर्जी हमारी ग्रीन है। 11 किलोवाट सोलर है हमारे पास, उससे हम पूरा पानी का भी प्रबंध करते हैं और दूसरी चीज़ों का हमारे पास तमाम प्रोसेसिंग यूनिट हो गई हैं। तो उससे भी हमारा कुछ 2-4 पैसा आ ही जाता है। पैसा आने लगे तो वो कई तरह से पैसा आने लगा। और जो लागतें थी, पानी में पैसा लगना बंद हो गया, खाद में पैसा लगना बंद हो गया। खाद के लिए हमने बहुत प्रकार के पशु पाले, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, मुर्गी भी है, मछली भी है, सारी चीज़ें हैं। तो उससे भी कुछ ना कुछ आमदनी होने लगी। तो चारों तरफ से जब आमदनी होने लगी तो फिर बचत हो जाती है। तो खेती को लेकर इस सरकार का काम कैसा है? देखिए, सरकार का खेती के विरुद्ध ही पूरी सरकारें रही हैं, ये सरकार नहीं है। 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ, उस समय हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि 85% इस देश में किसान थे। आज कितने हैं? तो किसी एक सरकार को कैसे कह सकते हैं? हर सरकार में किसान ही टूट के तो मजदूर बन रहा है। तो किसान टूट के मजदूर बन रहा है, इसके माने सरकारों की नीतियाँ किसानों के विरुद्ध हैं। अब वो तो बड़े ताकतवर किसान बचे हैं, जो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ उसको तो तुरंत बिक जाना है। जो भी इनके लालच में आ गया, इनकी ट्रैप में आ गया, इनकी तरह से खेती करने लगा, वो सब आ जाते हैं धीरे धीरे। एक भी किसान आप बताइए मुझे जो जिसकी हैसियत बढ़ी हो आज़ादी के बाद। एक ठो पंचर बनाने वाला भी आदमी है, पंचर बनाने पर सबसे कमज़ोर धंधा माना जाता है। पान बेचने वाला है या अंडा बेचने वाला है, उसके भी 20 साल में घर बन जाएंगे, मकान बन जाएंगे। और किसान का देखिए आप, 20 साल में कोई किसान तो बताए कि मैं बड़ा हुआ हूँ। अगर किसान की सरकार की नीतियाँ होती तो कोई किसान न बढ़ता। तो किसान लगातार टूट रहा है। इसमें आत्मसमीक्षा की ज़रूरत है। पूरी सरकार की नीतियाँ किसानों के विरुद्ध हैं। अच्छा, नहीं वो सही बात कर रहे हैं, हम लोग बोल नहीं पाते। जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। ठीक है। तो अगर सरकार, इतने दिन से आप देख रहे हैं, तमाम सरकारों को आपने देखा है, चलते चलते बात करते हैं, तो कोई एक सरकार तो रही होगी जिसने खेती किसानी को लेकर के थोड़ा बहुत काम किया। कौन सी सरकार थी वो जिसने थोड़ा विजन दिखाया और कर नहीं पाई? देखिए, जब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार आई थी, उस समय किसानों को थोड़ी राहतें मिली थी, लेकिन वो बहुत समय के लिए रहे नहीं। और इसके अलावा आज़ादी के बाद से 1969 तक, 1979 तक, 69 तक या 70 तक मान लीजिए, 70 तक किसानों के हालात बहुत ज़्यादा गिरे नहीं। 70 के बाद से किसानों के हालात बहुत बुरी तरह से गिरने शुरू हुए हैं। यह वही साल है जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। यह वही साल है जब ज़्यादा इंटरफियरेंस किसानों के बीच में सरकारों ने शुरू किया था। देखिए, किसानी को भी बात करते हैं तो उसके 2 मुद्दे हैं, एक तो किसान है, एक किसानी है। तो 1970 तक किसानी में कोई इंटरफियरेंस ज़्यादा नहीं था कि कैसे जोतें, कैसे बोएं, कैसे काटें। ठीक है ना। ट्रैक्टर का इंट्रोड्यूस किया था उस समय भी। देखिए, राम मनोहर लोहिया जी ने संसद में ज़बरदस्त विरोध किया था कि हमारे देश में की जनसंख्या और हमारे देश के जो बैल हैं, गोवंश है, उसको देखते हुए थोड़ा दूसरे प्रकार के ट्रैक्टरों की या दूसरे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लेकिन वो सरकारें ले आईं, वो भर तो आ गए थे। लेकिन बाकी किसानी में क्या बो, कैसे बो, कितना बो, ये सब नहीं हुआ था। इसका बढ़ावा हुआ है 70 से। और जितना जितना सरकार ने इंटरफियर किया है किसानी में, उतना उतना किसान बेकार हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो आपकी जनरेशन अलग थी और आपने जो है उस किसानी को अपने तरीके से समझ लिया और किया, और एक सक्सेस स्टोरी निकली। लोग, तमाम लोग जानते हैं, बाहर से लोग आते हैं आपसे सीखने के लिए। जो आज की जनरेशन है वो खेती करना चाहती है, जैसे ये लड़के हैं। हाँ, करना चाहते हैं, ये खेती करना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास इस समय पूरे विश्व से हाँ लौट के लोग
आए हैं, अमेरिका से भी, जापान से भी, सब जगह से सब लोग खेती करना चाहते हैं। खेती अनुकूल नहीं रह गई है। खेती में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सबसे बड़ा कंपोनेंट है मजदूरी, इंस्ट्रूमेंट्स, खादें, और जो ये आपके ये जो पानी वानी लगाते हैं इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्स है ना। अब सारे कंपोनेंट्स हमारे विपरीत चले गए। मजदूरों को ज़बरदस्ती आपने तोड़ के हमसे अलग कर दिया, उनको मनरेगा देंगे। अगर किसान किसी आदमी को काम देता है तो वो शोषण है, और वही आदमी अगर शहर में जाता है और किसी कंपनी में काम करता है, भले ही वो 5,000 रुपये महीने में, 4,000 रुपये महीने में उससे काम करा रही है, तो वो शोषण नहीं है। तो किसानों के सारे कंपोनेंट्स को धीरे धीरे सरकारों ने कानून बनाकर ख़त्म किए हैं। यहाँ से बंधुआ मजदूरी अधिनियम आया 1975 में, उसके बाद जो हम किसानों के साथ में और काम करते थे उसको कह दिया ये शोषण कर रहे हैं, और आज भी उससे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं क्या? हर काश्तकार 4 बीघा खेत देता था, 20 बीघे का काश्तकार 4 बीघा खेत देता था जो काम करता था। 20% का हिस्सेदार, 40% का हिस्सेदार 30% का हो गया कि नहीं हो गया? उसके अलावा महीना देता था, खाना देता था, सब देता था। उसका मूल्यांकन करने के बजाय कह दिया ये इनका शोषण कर रहे थे, और इतना गंदी गंदी बातें गांव में फैलाई, ये शोषण करते हैं। किसान ना हो गए हम लोग, राक्षस हो गए, जो इनकी सबको मार के खाने, इन्हीं का मार के खा रहे थे, अपनी परिश्रम का ना हो हम खा रहे थे। इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया, तो वो लोग मजदूर जाने लगे। 1971 की जनगणना में उठाइए आप सेंसस, 1971 में कितने मजदूर थे? मजदूर शून्य थे 1961 में, और उसके बाद 1981 में देखिए कितने मजदूर हैं। तो हमसे, जिनको प्यार से मोहब्बत से हम रखते थे, इनसे छीन कर सस्ता मजदूर मिल जाए, इसके लिए तरह तरह की बातें की गई। अब उन्हीं लोगों को, शहर में रहने वाले जो अधिकारी हैं, व्यापारी हैं और जो कर्मचारी हैं, उनको सस्ती लेबर उपलब्ध है। तो अभी सरकार को क्या, अभी अगर मान लीजिए जो सरकार है या आने वाली जो सरकार है, उसको खेती किसानी में बल देने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी सक्सेस स्टोरी उसको क्या? देखिए, हमारी सक्सेस स्टोरी हमारी है, और इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है कि सरकारें बिल्कुल विरोध में हैं। आप मेरी बात समझिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जगह गांव में मान लीजिए किसी ने पेड़ लगा लिए और चारों तरफ फैक्ट्रियाँ लगी हैं, कितनी देर वो बगीचा चलेगा? इसी तरह हमारा है, मैं मरा ये गाँव गया। इसको कंटिन्यूअस होने के लिए सरकारों का साथ में होना ज़रूरी है, नीतियों का हमारे फेवर में, किसानों के फेवर में होना ज़रूरी है। तो नीतियां ही तो किसानों के फेवर में नहीं है। तो क्या नीतियां बननी चाहिए? देखिए, इस माइक में और इंटरव्यू में तो आएगा नहीं। जब व्यापारियों के लिए मीटिंग बनती है तो कोई फिक्की आएगा, कोई बड़े बड़े संगठन आएंगे, वो नीति आयोग के सदस्य आएंगे, उस पर विचार करेंगे। जब किसानों के लिए कोई योजना बनेगी तो आज तक कहीं देखा है कि किसान है? किसानों के नाम पर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए जो किताबों में खेती करने वाले लोग, पेंसिल से खेती करने वाले लोग, वहाँ पर हमारी नीतियाँ तय करेंगे। ये नेता नीतियाँ तय करेंगे। नेता क्या जाने खेती करना? नेताओं का देखिए आप, जिस तरह IAS अधिकारी का लड़का बिना परीक्षा पास किए IAS नहीं होता है, जिस तरह व्यापारी का लड़का बिना व्यापार किए व्यापारी नहीं होता, कि बिना किसानी किए किसान का लड़का किसान कैसे कह सकता है? तो संसद में जितने भरे पड़े हैं नेता दावे से कहते हैं कि हम किसान हैं। अखिलेश यादव ने कहीं पर हल जोता है क्या? कि राजनाथ सिंह जी ने हल जोता है? कि मोदी जी ने हल जोता है? कैसे कहते हैं हम किसान हैं? किसान के बेटे हैं। तो किसान के बेटों को बैठा लेंगे नीति बनाने में। अरे किसानों को बुलाइए, एक स्पेस दीजिए। देखिए, आज़ाद हुए देश को कितने साल हो गए, और 12 सांसद मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। आज तक कोई सांसद किसान मनोनीत हुआ? नाचने वालों के लिए जगह है, गाने वालों के लिए जगह है, नौटंकी करने वालों के लिए जगह है। आज तक इस देश में ऐसा किसान नहीं हुआ है जो संसद में बैठ के अपनी नीतियां बना सके। विधान परिषद होते हैं, ग्रेजुएट्स के प्रतिनिधि होते हैं, MLC होते हैं। क्या जरूरत है अब ग्रेजुएट्स के MLC की? रेड इंडियंस का एक MLC होता है अभी भी, क्यों जरूरत है उसकी? किसान के MLC क्यों नहीं हो सकते हैं? जिस देश की संता किसान परिभाषित ही नहीं है। दूसरी एक बड़ा मुद्दा बताऊंगा आपको, एक मतलब शब्द परिभाषित नहीं है। एक चीज और है कि सही चीज कह रहे हैं। नहीं, एक चीज ये है कि आपको पता, जो लोकसभा है या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा बहुतायत संख्या में सांसद हैं, उन्होंने अपना पेशा खेती लिखा है, कृषि और खेती लिखा है।
और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, तो आप वो भी अपने आप को किसान कहते हैं। यही तो विडंबना है। हम कह रहे हैं किसान शब्द को संविधान में परिभाषित कर दीजिए, तो पता चल जाएगा किसान में कितने सांसद बैठे हैं। किसी 1796 में एक कानून बना था, उसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। उसके पहले इस देश में कोई ज़मीनें व्यक्तिगत होती ही नहीं थी। तो जिसके नाम अब ज़मीन हो गई वही किसान मान लिए गए। 1796 माने आज़ादी के कितने साल पहले, बहुत साल पहले अंग्रेजों का बनाया कानून था, उसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। आज भी वो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू है। उस कानून में जितने भूस्वामी थे सारे किसान मान लिए जाते हैं। तो आपसे ही मैं प्रश्न पूछता हूँ, या मान लिए विधायकों से इनसे पूछता हूँ कि क्या किसान ज़मीन का मालिक होना किसान होना है? तो परिभाषा निश्चित कर दीजिए। उस परिभाषा के तहत जो किसान है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इस देश में 40% किसान ऐसे हैं जिनके ज़मीन नहीं है, ज़्यादा है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो किसान हैं, तो उनको किसान का दर्जा दीजिए। और इस साल इस देश में 40% ऐसे किसान हैं जो बिल्कुल किसान नहीं है, केवल उनके ज़मीन नाम है, तो उनको किसान खाते से तो अलग कर दीजिए, उनको किसान खाते से अलग कर दीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि कौन किसान है कौन किसान नहीं। तो ये पीड़ा है भाई। तो इसलिए मेरा मॉडल सफल है। मॉडल इसलिए सफल है कि मैं इन सब चीज़ों को से बच के रहता हूँ, और आप ज़बरदस्ती मुझको ले आए देखिए पॉलिटिक्स में। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत। लेकिन एक समस्या ये भी है कि अभी जैसे ये एक नौजवान हमारे साथ खड़े हैं, इनसे अगर हम पूछा जाए कि आप खेती करेंगे या आपको जो है अगर शहर में जैसे बांदा या बुंदेलखंड में पलायन बड़ी समस्या है, लोग यहाँ से पलायित होते हैं, और इनसे अगर पूछा जाए कि आपको खेती करने का विकल्प है और आपको जो है शहर में इस कंपनी में 25,000 रुपये 30,000 रुपये महीने का विकल्प है, तो उसमें ज़्यादातर जो नौजवान होते हैं वो कहेंगे नहीं हम वो नौकरी करेंगे। सही कह रहा हूँ मैं? एक तो ये देखिए, समझिए, पलायन परिणाम है, समस्या नहीं है। किस चीज़ का परिणाम है? यहाँ पर खेती करने योग्य परिस्थितियाँ ही नहीं बची हैं। जो खेती करेगा उसकी शादी नहीं होगी, जो उसके घर में लड़कियाँ ही नहीं देने के लिए लोग आएंगे, ऐसा पूरा वातावरण बना है। तो को अपने बच्चे को बिना ब्याह रखना चाहेगा भाई? ना तो उसका सामाजिक सम्मान है, ना उसमें वो है संरक्षण है, सरकार में संरक्षण है। तो आप लोग भी तो कहीं ना कहीं से किसान परिवार से होंगे। इस वजह से कि वहाँ पर माता पिता ने देखा कि भाई हमारा तो मान ही नहीं रह गया। उन्हीं चीज़ों को तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अगर ये बात पहुँच सके तो इस पर गंभीर रूप से बताया जाए। हम तो सब किसान ही बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे बने बताइए? शादी नहीं होगी। सभा में बैठ जाते हैं तो अभी मैं एक जगह देख रहा था कि किसी ने कहा कि तुम क्या करते हो, तो कहा कुछ नहीं, और कुरेदा, तो फिर वो एक फिर पता चला वो किसान है, वो कह रहा है कुछ नहीं। तो किसानी माने कुछ नहीं हो गया है। तो वो अकेले किसान की वजह से, और आपके जो प्रश्न होते हैं ऐसे ही प्रश्न होते हैं जैसे हमारा सब कुछ छीन लिया, और फिर हमसे कहते हैं कि यार तुम दरिद्रता में इतना क्यों रहना चाहते हो? देखो वहाँ पर वो ऐसे कपड़े पहनता है, देखो वहाँ पर वो, तुम क्यों नहीं ऐसे करते हो? अरे सब छीने लिया है। पलायन के लिए मजबूरी किया गया। पलायन परिणाम है, कारण नहीं है। कारणों को जानने की वही नहीं समझते हैं। और देखिए हम एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। नेता आप कहेंगे कि नेता तो हमारे बीच से जाते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर फंस किससे जाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स। ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स वह पढ़ाई पढ़ के आते हैं जिस पढ़ाई में ही बताया जाता है। उस पढ़ाई के यदि मैं निचोड़ के रूप में कहूँ तो हमारे यहाँ एक कहावत है, 10 तक पढ़ा तो हरसेगा, 12 पढ़ा तो घर से गा, BA पढ़ा तो गांव से गया, MA पढ़ा तो देश से गया, और अगर PhD कर लिया तो मैं अकेले विद्वान, बाकी सब। ये शिक्षा का निचोड़ है। आप मुझे एक भी BA पास आदमी बताइए जो अपने संस्कृति और अपने उसके ऊपर गौरव कर पाता हो, क्योंकि वो जो पढ़ाई जा रही है वो अंग्रेजों के ज़माने में ज़्यादातर लिखी गई इतिहास है, जो हमें जाति के धर्म के आधार पर लड़ाई रखना चाहते हैं और हमारे ऊपर राज्य करना चाहते हैं। उस पढ़ाई को ही आप लोगों ने पढ़ा है। आपके प्रश्न ही इतने उथले और सुपरफिशियल हैं कि आपकी आत्मा से प्रश्न थोड़ी आ रहे हैं।
आपके दिमाग में जो टीवी में किताबों में पढ़े हैं वही प्रश्न है। असली प्रश्न हमसे पूछिए ना, तो हम पूछे हैं इनसे कि हमारे देश में 85% किसान थे, बताओ 40 कैसे रह गए। मैं पूछता हूँ इस संसद से, मैं आपसे पूछता हूँ। हमारे पुरखों ने पहली बार जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस गांव से एक आदमी को भेजा गया था, पाल जी का मर गए वो सियाराम पाल को, पूरे गांव में गाजे बाजे के साथ भेजा गया था चाचा। हर घर में टीका हुआ था, 1-1 रुपया दिया गया था। तब छोटी सड़क थी, तो सरपंच साहब थे उस समय, तो उन्होंने यहाँ पर बैठाला था। इतने सम्मान के साथ ने हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, और वहाँ से क्या पढ़ के आ गए। आज तक इस गांव में बताइए पाल जी का क्या योगदान हुआ। जितने लोग पढ़ के आए हैं वो रहे तक नहीं यहाँ, बताइए। शिक्षा तो जरूरी है ना। शिक्षा, ये शिक्षा है, ये आप देशद्रोही बनाती है, समाजद्रोही बनवाती है, परिवार द्रोही बनाती है। ये शिक्षा है, अपनी संस्कृति की द्रोही बनाती है। आपको पता है कि होली क्यों मनाते हैं? आपको पता है कि ये हलछठ क्यों मनाती हैं औरतें? एक लाइन पता है आपको, ये बैकवर्ड हैं। आपको अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व करना सिखाती हैं। आप सब के सब देशद्रोही हो जाते हैं, समाजद्रोही हो जाते हैं, और उसी ट्रैप में चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारे ये हालात हो रहे हैं। तो क्या पढ़ना नहीं चाहिए लोगों? पढ़ना चाहिए, तो हम अपना कंटेंट बनाइए ना। आपको जरूरी है कि वही कंटेंट बनाना है। अपने कंटेंट पढ़ाइए, उसमें बताइए, जैसे कक्षा 5 तक के बच्चों को बताइए कि अपने गांव का भूगोल पढ़ाइए उसको। कक्षा 8 तक का तुम्हारे गांव में कितनी नदियां हैं, कितना तालाब है, कितने पेड़ हैं, कितने वृक्ष हैं, कितने पौधे हैं। आज कक्षा 8 का लड़का है, चीन में क्या होता है, जापान में होता है, क्या होता है, तुम उनका, हमारे यहाँ के, आपसे मैं पूछूं अपने देश के बारे में कुछ जानते हैं आप? 90% विदेशियों के बारे में जानते हैं आप। ब्रिटेन में ये होता है, वहाँ ये खाया जाता है, वहाँ ये पिया जाता है। आपको पता है अपने बारे में? ये शिक्षा, देखिए ये शिक्षा का क्यों आविष्कार हुआ था। मैकाले का पूरा दस्तावेज रखा हुआ है। बार बार ये क्यों हम बताएं इस चीज़ को? अब इतनी जिम्मेदार सरकारें यदि बैठी हैं, उनको ये सब देखना चाहिए कि क्यों हमारे देश का दिमाग बदल जाता है पढ़ने के बाद। क्यों हम अपने ही माताओं पिताओं को, अपने ही भाइयों को बैकवर्ड मानने लगते हैं। एक भी नौकरी करने वाला, कितने IAS अधिकारी अपने गांव में लौट के आए हैं? सर्वे कराइए ज़रा। और ये काला धन विदेश में ढूंढते हैं IAS अधिकारी, IPS अधिकारियों और SDM, और इनके यहाँ सर्वे करवा लीजिए, पूरा काला धन निकल आएगा। लेखपाल का भी आप देख लीजिए, सेक्रेटरी के मकान देख लीजिए, उनके मूल्यांकन करवा लीजिए, उनकी आमदनी से कितना ज़्यादा है एक मकान। इनको पता नहीं है क्या? सब पता है। देखिए अब सरकारें सब जानबूझ रहे हैं, तो जो लोग बात प्यार करते हैं तो कह देंगे ये तो बड़ा विरोधी स्वभाव का है, तो हमसे आप ये सब बकवास ले रहे हैं। तो जो थोड़ा बहुत IAS अधिकारी अभी सपोर्ट कर देते हैं, वो भी नहीं करेंगे। अरे आपके यहाँ का पानी बागी कहा जाता है। देखिए, बागी शब्द बुरा शब्द नहीं है। बागी शब्द है वर्तमान व्यवस्था से बगावत करना, माने इसको सुधारने के लिए करते हैं। और ये सही बात है आपकी कि हमारे ज़िले में और यहाँ से लेकर चंबल में जितने डकैत हुए हैं, ये व्यक्तिगत कारणों से कभी नहीं हुए हैं। किसी की तहसीलदार ने ज़मीन उसको उसके दे दी, अब वो तेल लगाने जा रहा है तहसीलदार के, और वो कानून ही ऐसा सरकार ने बना रखा है कि तहसीलदार के भी बस में नहीं है। वो आपस में लड़ाने के लिए ही सारे कानून बने हैं। वो लड़ गए आपस में, जब पूरा निपट गया तब बेचारों को पता चला हम तो चूक गए यार, इसका दोषी और वो बड़ा दोषी है, तब तक उसको बदनाम कर लिया। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जब 1857 में बहुत पीटे गए थे और 60,000 के आसपास अंग्रेज़ों को मार डाला था हमारे किसानों ने, किसान भाइयों ने, तब से उन लोगों ने विशद सर्वे करवाया था। और ये सर्वे करवा कर देखा था कि किन किन कारणों से क्रांति हुई और किन किन लोगों ने मारा। तो कारणों में गए तो पता चला ये संगठित हैं। इनके माने जो मौलिक कारण निकला तो 1840 में हमारे इलाके में, 1796 में तो बंगाल में लागू हुआ था। 1840 के कानून की वजह से इसकी ज़मीन उसको, उसकी ज़मीन उसको ऐसे दे देते थे। जो 3 साल की बाकी दे देता था उसकी ज़मीन उठा के उसके नाम कर देते थे। तो पहले तो किसान आपस में लड़े, कुछ दिन के बाद पता चला यार ये ज़मीनें नाम कर देते हैं, ये तो हम आपस में बेकार लड़ रहे हैं। इसके जो जिम्मेदार अंग्रेज़ हैं, तो उस समय अंग्रेज़ों का कोई ऐसी जगह तो था रहता नहीं था, तो जो भी अंग्रेज़ दिख गया उसी को मारना शुरू कर दिया और वहाँ से हो गई बगावत। अच्छा, सेना में भी हमारे ही तो बच्चे सेना में थे, किसानों के ही बेटे थे। आज भी 15,000 एप्लीकेशनें ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हैं, जो हमारे बच्चों ने, जो किसान माने जो सैनिक थे उनमें छावनियों में,
उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमारे गांव में पटवारी आता है और इसकी ज़मीन उसको, उसकी ज़मीन उसको दे के आपस में लड़वाता है, इसका निदान किया जाए। ऐसी 15,000 एप्लीकेशन अभी भी रखी हैं ब्रिटिश म्यूजियम में। तो मूल कारण था जो यहाँ पर ज़मीन संबंधी हस्तक्षेप के सरकार ने किया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसके परिणाम में जो भी वो मिला अंग्रेज़ दिखा उसकी मुंडी काट दी। ये किया इन्होंने 1857 में। तो 1859 में पुनः कब्जा होने के बाद बढ़िया से सर्वे किया किन किन कारणों से। तो एक तो ज़मीन, दूसरा वैध लोगों ने बड़ा काम किया था, तो वैध प्रतिबंधित कर दिया गया कि रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नहीं, अगर कोई वैध होगा तो वो जेल में डाल दिया जाएगा। एनजीओ 1960 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की कोई उपकार का काम करना चाहते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह के 34,000 के आसपास कानून बनाए थे छोटे बड़े अंग्रेजों ने। वो कानून आज भी हैं, और उनके रहते हुए हम कैसे अपने देश के लोगों की पहचान कर सकते हैं? उसमें लिखा ही है कि हम मूर्ख हैं। अब देखिए, गंवार माने क्या होता है, नागरिक माने क्या होता है, नगर में रहने वाला। गंवार माने क्या होता है, गांव में रहने वाला। लेकिन गंवार माने क्या होता है, अंग्रेजों के ज़माने से गंवार माने असभ्य होता है, जबकि होता है गंवार माने गांव में रहने वाला। तो हमें गर्व है कि हम गंवार हैं, लेकिन जैसे ही कहेंगे हम गंवार हैं माने असभ्य हैं। तो ऐसे परिभाषा बदल दी गई। आपने ठग शब्द का देखा होगा। ठग शब्द हमारे यहाँ एक जनजाति हुआ करती थी, अंग्रेजों को बहुत पीटा था उन्होंने। अंग्रेजों माने अंग्रेज कभी जमा ही नहीं पाए उन लोगों के यहाँ। तो ठग शब्द को ही बदल दिया डिक्शनरी में। ठग माने दूसरों को धोखा देने वाला और ज़बरदस्ती छीन लेने वाला। तो इस तरह से अंग्रेजों ने किया, और उसके बाद हम आज भी कर रहे हैं। तो इसमें दोष किसको दिया जाए? हम सबका दोष है। मतलब आपने IAS का माने नाम इसलिए ले लिया कि ये जिम्मेदार पदों में बैठे लोग हैं, जो हम सोच सकते हैं वो क्यों नहीं सोच सकते हैं। और उनके सोचने से हमारे ये जो 5 साल के लिए वहाँ नेता जाते हैं, ये बहुत अकलवान नेता नहीं होते हैं, इनको ट्रैप में ले लेते हैं। वो जो पहली बार मंत्री बनता है वो 1 साल तक भ्रष्टाचार करना ही नहीं जानता है, 1 साल बाद ये सिखाते हैं कि कैसे करना है। मैं तो अपने सबसे पावरफुल मंत्री तो हमारे यहाँ से रहे हैं, तो मैं तो उनको नज़दीक से जानता हूँ। बेचारे इतने सीधे थे, अब नाम मत लेवाइए किसी के यहाँ। हाँ, वो बेचारे इतने सीधे थे कि उनको पता ही नहीं था, तो वो सिखाते हैं ऐसे लिया जा सकता है, ऐसे किया जाता है, कर लेते हैं। तो क्या आपका मतलब कह रहे हैं कि सरकार जो होती है वो IAS अधिकारी नेताओं के जरिए चलाते हैं, नेता नहीं चलाते? तो क्या आप नहीं जानते हैं? ये कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? इनका देखिए, अधिकारियों ने ही बदनाम करने की कोशिश की कि नेता भ्रष्ट होते हैं। आप बताइए, अधिकारी ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं कि नेता भ्रष्ट होते हैं? और क्या नैरेटिव चलाया कि नेता ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं, और किसने चलाया? और बताइए, अधिकारी ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं कि नेता ज़्यादा भ्रष्ट? दोनों होते हैं। लेकिन आप सबके हमारे मन में क्या बैठा है? नेता भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है। अब यहाँ SDM यहाँ कार्यालय में चले जाइए बांदा में, तो लूटता कौन है? नेता। आप आज जो है किसी छोड़ेंगे नहीं, सबकी पोल खोल देंगे। सबके बैठा है क्या यहाँ पर बैठे? तुम्हारी रजिस्ट्री का दाखिल खारिज तब करेंगे 2,500। आज आप सबको लपेट लिए, शुरू से यहाँ से किए, और अंग्रेजों से आते हुए अधिकारी, नेता, मंत्री सब रग है। यह हमारी दुखती रग है। तो मैं मूल मुद्दे में आ जाऊं, और मैं जिसको भी मेरी इस बात से ठेस लगा हो, मैं क्षमा भी मांग सकता हूं, मांगता हूं उसके लिए। लेकिन मेरा कहने का खुलासा ये है कि हम अच्छा काम सबको करना चाहता है, कर नहीं पा रहे हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ताकत लगा दी है तो मैं कर पाया हूँ। करना सब चाहते हैं, ये इनसे नहीं पूछ सकते हैं कि तुम नहीं करना चाहते हो। आप इस संसार में पूरा सर्वे कर लीजिए, कोई आदमी है जो सुखी नहीं रहना चाहता है? कौन आदमी है जो कहेगा कि मैं समृद्ध नहीं होना चाहता हूँ? और हम सुखी और समृद्ध होने का ही मार्ग बताते हैं। तो सभी चाहते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी के पिताजी नहीं करने दे रहे हैं, किसी के रिश्तेदारों का दबाव है, किसी का लालच आ गया कि यार छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, चलो। एक बात बताइए कि समृद्धि जो है पिछले 5, 7, 8 सालों 10 सालों में बढ़ी है या स्थिर रह गई या फिर घटी है? किसकी? लोगों की, आम लोगों की। देखिए, आम लोगों में तो जैसे वो जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। मुझे विजिबल नहीं हुआ कि कोई बहुत जीने में आसानी हुई हो। जो जद्दोजहद किसानों को पहले थी,
खाद और पानी और योगी सरकार में कुछ आसानी हुई? देखिए, मैं कृषक समृद्धि आयोग का सदस्य भी हूँ, इसलिए मेरा यह कहना उस तरह से उचित नहीं होगा कि मैं ब्लैक एंड वाइट में आपको जवाब दूं। लेकिन जो अपेक्षा थी किसानों को 2017 में चुनाव वोट देते समय किसान ही सबसे ज़्यादा परेशान था, और किसानों ने ही सरकार, दोनों सरकारें बदली थी। कांग्रेस की सरकार को इसलिए बदला था कि कांग्रेस उसी ट्रैप में जा रही थी। इनको बदला था इसलिए कि ये ट्रैप को बदलेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, पटरी वही रही, दिशा वही रही, इंजन भर बदल दिया और ज़्यादा ताकत से उसी दिशा में चला। तो डबल इंजन है, डबल, लेकिन पटरी तो उसी दिशा में पड़ी है ना। दिशा ठीक नहीं है, ये खराब है, ये नहीं मैं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ जिस दिशा में कांग्रेस जा रही थी उसी दिशा में यही जा रही है, दिशा में कोई अंतर नहीं। हम किसानों के लिए कोई अंतर नहीं हुआ। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से किसानों के मूल मुद्दों को समझाया और आसपास के परिस्थितियों को बताया, किसी को छोड़ा नहीं आपने, सबको एक लाइन से लपेट दिया। देखिए, हम किसी से द्वेष करके ही बात नहीं कर रहे। हम जान रहे, आपने जो रखा वो आपकी पीड़ा थी, आपने सारी बातें रखी सामने से, बहुत अच्छे से रखी। पीड़ा थी, सारे किसानों की पीड़ा थी। आपने एक तरीके से आपने पूरे बुंदेलखंड को परिभाषित किया और बताया कि यहाँ के किसान चाहते क्या हैं। बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि उम्मीद किससे है? किसी से नहीं है। जब थक हार गए? नहीं, थके नहीं है, थके नहीं है। हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि अभी आप देखिए 1947 के बाद नेतृत्व तो हमारा कहाँ से आ रहा था? चुनाव लड़ने हमारे बीच में आते थे, आज़ादी के तपे हुए लोग आते थे। जब तक वो जिंदा रहे तब तक इस देश में न कभी भ्रष्टाचार हुआ, न किसी को तकलीफ हुई, सारी परेशानियां हुई। दूसरी पीढ़ी आनी हुई 1970 के बाद, 1970 या 60 के बाद। जैसे जैसे हमारे पुराने आज़ादी के आंदोलन के तपे हुए नेता, बोस जी जैसे नेता ख़त्म हुए, उसके बाद जब दूसरी पीढ़ी आई तो दूसरी पीढ़ी कहाँ से आई? नेताओं के घरों से आई, राजघरानों से आई। फिर तीसरी पीढ़ी कहाँ से आई? और राजघरानों से आई। और उसी वजह से 1977 में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और संसद में आम आदमी के बीच से 150 नए सांसद घुस गए वहाँ। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, पासवान जी और ये सब बहुत लोग जले। तो 1970 में हमारा नेतृत्व परिवर्तन हुआ। तो नेतृत्व परिवर्तन के बाद 77 के बाद पूरे सरकार का चरित्र बदला और ज़्यादा जनपरस्त नीतियाँ बननी शुरू हुई। फिर इसके बाद इस समय कहाँ से नेता आ रहे हैं? चौथी पीढ़ी के, बालू की खदानों से, दारू के खदानों से, कोयले की खदानों से, चोर, उचक्के, डकैत, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कहाँ से आपका नेतृत्व आ रहा है? और इतनी मूर्खतापूर्ण काम हुए हैं पिछली सरकारों के द्वारा। स्टूडेंट्स के बीच से नेता आते थे तो मायावती जी की सरकार में उन्होंने स्टूडेंट लीडर होने बंद कर दिए। किसानों के बीच से आने की कोई संभावना ही नहीं है। इतना पैसा लगता है कि किसान तो हिम्मत ही नहीं कर सकता है कि चुनाव लड़ जाए। तो नेतृत्व तो आपका कहाँ से रहा है? इनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? अब आ रहे हैं ये कोई एक निश्चित विचारधारा को मानने वाली बिंगों से आने लगे। अब तो और खतरनाक हो गया है। ये फलाने की मान्यता का विंग है, ये फलाने बाबा का विंग है, ये फलाने तरह की मानसिकताओं के विंग हैं, उनसे आ रहे हैं, उनसे आना शुरू हो रहे हैं। 20 बार से उनका आना शुरू होगा। अपने जो चेले तैयार कर रहे हैं मठों में, जो पहले से ही इस देश को लूटने का काम करते हैं, वहाँ से आने वाले हैं आप। और एक समय आ गया था कांग्रेस, इसके बाद राजीव जी के ज़माने में, कि कौन थे वो अडानी, ये उनकी जेबों में पड़े थे 50 सांसद। बीपी सिंह के ज़माने में 50 सांसद। अतीक कौन सा था वो, दाऊद जो भाग गया, उसके 12 सांसद थे हमारी संसद में, उसके जिताए हुए, उसके पैसे से जीते हुए। 40-50 सांसद का पेमेंट किया था इसने, जो ये मर गया धीरू भाई अंबानी के लौंडों ने किया था, या अनिल ने किया था, या मुकेश ने, मुझे याद नहीं है। और हमारे स्वयं के यहाँ का जो विधायक लड़ रहे थे उनके यहाँ आया था उस समय पैसा 5 लाख रुपया, मुझे पता है वो। तो ये पैसा पेमेंट करते थे। अति गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, जांच करवा लें। अति गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, जांच करवाएं इस बात की कि पैसा कहाँ से आता है, नेतृत्व तो कहाँ से आ रहा है हमारा। कितने नेता हैं जो बालू की खदान से नहीं निकले हैं? कितने नेता हैं जो कोयले की खदान से नहीं निकले हैं?
कितने नेता हैं तो दलाली से नहीं निकले हैं? कितने नेता किसान उससे आ रहे हैं? मैं तो आरोप लगाए जाऊंगा। ये हमारी पीड़ा है। हम अपने लिए नेता चुनते हैं, हमारे पास एक नागनाथ होता है, एक सांपनाथ होता है। ये मठों से आने चाहिए, नेता तो मठों से आना चाहिए। ये डंडा लाठी चलाने वाली बिंगो से आना, नेतृत्व तो आना चाहिए था किसानों से। अगर 80% किसान हैं तो 80% नेतृत्व तो किसानों के हाथ से गुजरना चाहिए, किसानों की यहाँ से आना चाहिए नेतृत्व। और उसकी परिस्थितियां पैदा करना सरकार का काम है कि हमारे किसानों के बीच में नेतृत्व तो कैसा आएगा, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाएं। ग्राम एक ही चीज को निर्धारित कर दें कि जो विधायक बनेगा उसको 5 साल तक प्रधान रहना अनिवार्य है। आने लगेगा गांव से, 1 सेकेंड में हो जाता है। मठों से आपका क्या तात्पर्य था? और देखिए, आपके जो कूटनैतिक प्रश्न हैं उनका जवाब मैंने एक पूरे देश में देखिए ना। आपके मुख्यमंत्री भी एक मठ से हैं। है तो मैं कब कह रहा हूं कि नहीं है? मैं कह रहा हूं कि नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं पूरे देश का, हल्की बात मुझसे मत करिए। मैं कह रहा हूं पूरे देश का नेतृत्व तो देखिए, पूरे देश का आ कहां रहा है और हमारा देश कहां जा रहा है। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी के लिए, वो कहां से आ रहे हैं? आपका इशारा अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वो कहां से आ रहे हैं? 700 किसानों के मरने के बाद भी किसानों को दर्द नहीं उनको सुनाई दिया, वो कहां से आ रहे हैं? छोटी छोटी सभाओं में जाने के लिए अमित शाह जी के पास समय है और उन किसानों से मिलने नहीं गए। किसान इस देश के नहीं है क्या? ये दिल के छाले हैं। किसानों को उस वक्त क्या क्या कहा गया था देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। खालिस्तानी, कब्रिस्तानी, फलाने तानी, ये सब झेला है भाई। तो ये जो किसान बिल लाई थी सरकार, वो किसानों के फायदे में थी या फिर? देखिए, बहुत बातें हो गई। जब सरकार ने ही वापस कर लिए तो वो मान गई कि हमसे गलती हुई। अब उसमें हमसे क्या पूछते हैं? सरकार ही कह रही है कि गलती हो गई, उसी ने एक्सेप्ट कर लिया। चुनाव के दबाव में तो नहीं? बिल्कुल चुनाव के दबाव में किया। और चुनाव के दबाव में, चुनाव का दबाव नहीं होता तो जिस कमिटमेंट के साथ, अब तो शंका हो रही है ना हमें कि कहाँ से आए हैं ये। जिस कमिटमेंट के साथ आए थे, जिसके लिए कमिटमेंट करके आए थे, उन्हीं के देश में सरकार माने पूरी इस देश की पूरी वेल्थ दे रहे हैं, वो नकेल दे रहे हैं। ये कोई, देखिए, अगर आप कोई भी हो, आजीविका के लिए कोई पत्रकारिता करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, लेकिन देश हमारा है। हमारा एक एक कदम इस देश के लिए, एक एक सोच, हमारी एक एक क्रिया हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। हम कोई भी हो सकते हैं, देश, हम सब देश के हैं, तो देश के लिए अच्छा सोचें। और ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व, तो लोकतंत्र का यही मायने थे ना कि जितनी जिसकी क्या है वो प्रतिशत उतना आए। तो किसानों का यदि 85% है तो संसद में हमें किसान भी 85% पहुँचे, ऐसा मार्ग बनाएं। लिखते तो हैं सब किसान अपने, आपको बता, मैं तो बता तो दिया, कितनी बार बताएं कि किसान की परिभाषा नहीं है अभी, परिभाषित ही नहीं है। हाँ, किसान परिभाषित नहीं है। लेकिन जो आपका गुस्सा है प्रधानमंत्री से, नहीं, प्रधानमंत्री से बिल्कुल गुस्सा नहीं। आपको बिल्कुल गलतफहमी हो गई, आपको बिल्कुल गलतफहमी हो सकती है। मेरा गुस्सा अपने ऊपर है कि जो समझ हमें 60 साल में आई है, अगर हम 30 साल में आ गई होती तो अभी तक हम बदल दिए होते। तो हम अभी सोचते रहे शायद इसको समझ में आता हो, शायद उसको समझ में आता हो, तो सबको चीखते रहे। अंत में वही, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि अब नहीं, यहाँ कह नहीं सकते। हाँ, चीखते अब बिल्कुल ये हो गए हैं। हम सब नागरिकों को कहते हैं कि जिसके हिस्से में जितना भारत है उसको सजाओ संवारो, न किसी नौकरी की आशा करो और न कहीं जाओ। नौकरी करने में तो अपनी पूरी चेतना को गिरवी रख देंगे तो अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जब रिटायर होंगे तब अपने लिए करने आएंगे। तो हम जिसको गरीब कहते हैं, हम गरीब नहीं अपने आप को मानते हैं। हमारा घुटना फटा है लेकिन हम अपने को गरीब नहीं मानते हैं। आप तुलनात्मक गरीबी हमारे ऊपर लाद देते हैं, ये गरीब आदमी है, वो गरीब। अरे हमारे यहाँ तो गांधी भी आप स्वेच्छा से गरीब था। वो हमारे जूते और कपड़े देख के आप गरीब कहते हो हमें। ये सब बंद होना चाहिए। मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए राष्ट्र कार्यों को के आधार पर मूल्यांकन हो। जैसे पेड़ लगाना यदि राष्ट्रीय कार्य है, कार्बन एमिशन घटाता है,
फलोत्पादन बढ़ाता है, तो किसानों ने कितना फल लगाया है, बाग लगाया है, इस आधार पर उनका मूल्यांकन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है। अभी जो हमारा मूल्यांकन का तरीका है कि पैसा कितना है, हम मूल्यांकन करते हैं वो पैसा खर्चा कहाँ से करता हो, आता कहाँ से है। यदि वो देश को लूट के खर्चा करता है तो वो भला आदमी है क्या? लेकिन हमारे किसान तो अपना खून पसीना बहा के कुछ कमाते हैं, कुछ करते हैं, ये ज़्यादा महान है। तो हम मूल्यांकन के जो तरीके हैं, जल संरक्षण का काम करते हैं, बागवानी का काम करते हैं। एक किसान अगर अपने यहाँ 2 लोगों को भी रोजगार देता है तो पलायन के लिए तो एक आश्रय देता है, इस आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए तो अपने आप लोग रुकने लगेंगे। रहना तो हम सब गांव में ही चाहते हैं, हम कोई शहर में जाना वाना नहीं चाहता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और बहुत बढ़िया से आपने किसानों की समस्या को समझाया। फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा समझाते हैं। आज हम बांदा में थे और आगे बांदा की किसी और सीट पे चलेंगे, या चुनावी यात्रा में हम किसी और जगह पे जाकर के लोगों की मतों को समझेंगे, जिस तरीके से लोग बात बता रहे हैं अपने मुद्दों को, उसको समझेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या माहौल